हेलो, कितने लोग हैं जो कल नहीं आए कि आज आए हैं? ये टॉपिक का दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। जो चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था वर्क एनर्जी एंड पावर, तो हो सकता है कुछ देर तक आप लोगों को समझ में ना आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कर रहे थे, फोर्स दिया रहता था और क्या दिए रहते थे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। आपको क्या निकालना होता था, वर्क डन, ठीक है। तो फोर्स दिया है, बता रहा है कि कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2,3 से 6,5। आपसे कह रहा है फाइंड वर्क डन, ठीक है ना। ये जो कल लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए भी हैं, ठीक है। क्या करना है, कौन सा फोर्स है ये, वेरिएबल फोर्स है। इंटीग्रेट करिए, आंसर निकालिए। वो हो जाएगा तो इधर बैठ जाओ, क्यों उधर बैठ जाओ। सॉल्व करें। क्वेश्चन सही लिखो, माइनस एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब है यहाँ। क्वेश्चन रद्द हो तो आंसर कैसे सही आएगा? गलत है, फिर भी ये सब कर रहे हो। वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, एफ डॉट एस कर दिए हो। एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें तो मैथ फिजिक्स दोनों आएगी। तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, वो भी तब जब कल बताया भी गया है। और तुम अभी अभी इंटर में पास किए हो और देख के लिख भी नहीं रहे हो क्या लिखना है। एक्स कहां से कहां जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है ना, 2 से 6 क्यों लिखे हो उसे? अपना स्तर मजबूत करके आइए। यहाँ 11th की क्लास नहीं चल रही है कि आपको बिल्कुल जो है बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा ना। तो इतना टाइम है यहाँ पर, कितना हो सकता है। मेरे पास आंसर नहीं है, 2 लोग निकाल के मैच करा लो। कितना ही आ रहा है, माइनस में। क्यों माइनस में आ रहा है? और किसी का आंसर आया? केवल 2 लोगों का? तुम्हारा क्यों नहीं आया उदय? अलग अलग वाला कर रहे हो कि एक साथ वाला कर रहे हो? हाँ, इसको करने का कल एक मेथड बताया था आपको। दूसरा मेथड भी आप नोट कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो एफ एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब
एफ वाई कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आप x का अलग वर्क डन निकालिए, y का अलग वर्क डन निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो x के लिए क्या लिख देंगे, सीधे सीधे fx dx, और x की लिमिट कहां से कहां, ये x का हो गया, y का क्या हो जाएगा 3 to 5 fy dy। fx की वैल्यू रख दीजिए, fy की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जो मेथड आपको सही लगे आप उससे कर लें, ठीक है। उसमें क्या होता था, dr निकालते थे, f डॉट dr करते थे, बाद में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पर आप पहले से कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें समय थोड़ा कम लगेगा। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट f डॉट s नहीं कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा, जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा। वैल्यू रख के इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, अगर आता हो, नहीं आता हो तो घर में सॉल्व कर लीजिएगा। वर्क माइनस है तो कल बताया था ना कि अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो क्या होता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम एनर्जी अपनी क्या कर रहा है, खो रहा है, मतलब लॉस हो रही है एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़े, ये अभी किसी को लग रहा है कि आंसर आ जाएगा उसका, क्लास करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, केवल टैबलेट का ख्वाब देख कर आए हैं। ये देखो तुम्हारे जैसा आंसर किसी का मेरे पास आंसर नहीं है भैया, रैंडम क्वेश्चन था, केवल इसलिए दिया था कि कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। डिवाइड कर दिया है, उसको दशमलव से बड़ा प्यार है, जो है हर काम डेसिमल में रखता है, दशमलव से ही प्यार है ना, बिंदु से तो प्यार नहीं है। हटाए भैया इसे, वर्क डन का ये फॉर्मूला आप लोगों ने कल पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको ओपन कर लिया तो Fs cos थीटा, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, तो F डॉट S इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ये बताइए अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा। अगर S जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। हाँ के अलावा अगर किसी का कोई आंसर हो तो बताए, या सब हाँ वाले ही हैं, सब हाँ। अगर S जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। अच्छा रटा है आप लोगों ने। चलिए तो चलिए बताइएगा जीरो है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब ये होता है कि जहां से आप चले वहीं पर आप वापस आ गए, यही तो मतलब है ना। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। लाइन बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर एक ब्लॉक रखा है मास m का, ठीक है। इसको आपको लेकर जाना है ए से बी, ठीक है। फिर आपको इसको वापस बी से लेके आना है ए। तो ये ए से चला और ए पर आ गया, दो लाइन से बना दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए से बी जा रहे हैं इस मास को लेकर, और फिर बी से आ रहे हैं इसी को लेकर। तो ए से चले थे, ए पर आ गए, ठीक है ना। अब ये बताइए वर्क डन क्या होगा। वर्क हुआ है,
जीरो के अलावा किसी का कोई आंसर? सब लोग एग्री हैं कि जीरो होगा? कोई ऐसा जिसको लग रहा है जीरो नहीं होगा? चलिए, अच्छा वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए और क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। यही तो चाहिए ना। मान लीजिए हमें इसका वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। चलिए मैं कह रहा हूं कि फोर्स ले लीजिए भाई, आप इस ब्लॉक को किसी सरफेस पे लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा। मान लीजिए फ्रिक्शन का फोर्स है, ए से बी लेके जा रहे हैं, बी से ए लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकालिए और अकॉर्डिंग टू यू जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस को एस मान लीजिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एस मान लीजिए, तो आपके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट एस माइनस एस जीरो हो जाना चाहिए था। एक बार करके देखिए, हो सकता है जीरो के अलावा कुछ आ जाए। ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या वर्क डन जीरो है? देखें, कई लोगों को वर्क डन निकालने नहीं आ रहा, जो लोग आज पहली बार आए हैं उनकी तो और समस्या है कि सिलेबस को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सबको केवल बोर्ड दिखाई देता है बस। खैर जिनको आता है वो करके निकालें। फ्रिक्शन का फोर्स कोई भी मान लीजिएगा, एफ मान लीजिए, जो मानना आपको वो मान लीजिए, एफ कैपिटल मान लीजिए, स्मॉल मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। कहा भैया एमवी स्क्वायर और तुम वर्क एनर्जी थ्योरम का लगाए डाल दोगे, जब फोर्स दिया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से लगा दोगे? किसी का आया? इतना टाइम लग रहा है इसको करने में? जीरो आ गया? जीरो? अच्छा कैसे आया? और किसी कुछ आया या और जीरो आया किसी का? जीरो नहीं आया। कितना आया? दुगना हो गया। प्लस में होगा कि माइनस में होगा? गलत आ रहा है। खैर पहुंच गए हो तो ऑलमोस्ट तुमने क्रैक कर लिया क्वेश्चन को। चलिए, फ्रिक्शन क्या होता है कोई बताएगा? कई बार बता चुका हूं मैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल टू द सरफेस। खैर लाइन ऑफ एक्शन से हमें अभी मतलब नहीं है। इसको कहां से कहां ले जा रहे हैं? ए से बी, मतलब इधर ले जा रहे हैं, फ्रिक्शन कहां लगेगा? ठीक है, चलिए आ जाइए इस वाले पोर्शन के लिए, डब्ल्यू ए बी, ठीक है ना। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, माइनस एफ एस हो जाएगा। एग्री है सब लोग? चलिए आ जाइए डब्ल्यू बी से ए, आप लेके जा रहे हैं इसको बी से ए, फ्रिक्शन कहां लगेगा? डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, माइनस एफ एस। चलिए ऐड कर लीजिए दोनों को, जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वर्क डन जीरो होगा। बात समझ रहे हैं? अब किस कॉन्सेप्ट के तहत ये हुआ वो समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे वर्क डन तभी जीरो होगा जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी। जब आपका बल संरक्षी बल होगा या कंजर्वेटिव फोर्स होगा,
ठीक है ना, तभी वर्क डन 0 होगा, अन्यथा वर्क डन 0 नहीं होगा। और एग्जांपल आपके सामने है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हेडिंग डालिए, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया एग्जांपल, ये फोर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या होना है। फॉर्मूला देख के आंसर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप बस s तो 0 है लगाइए 0, लिखिए W = 0। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स के आगे लिखिए द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉइंट 1, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नंबर 1 does not depend on path, does not depend on path, किस रास्ते से आप जा रहे हैं उसको मतलब नहीं है। नंबर 2 depends only and only on initial and final point या final position जो लिखना चाहें, depends only and only on initial and final position। अगर दोनों पॉइंट को मिलाकर समझे तो इसका मतलब ये है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं है, आप जहां से चले थे और जहां पर लौट के आए हैं हमें फर्क केवल उससे पड़ेगा। ठीक है, लिखिए नंबर 3 वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ, इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। अब अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता तो आपका ये पाथ कैसा है, क्लोज्ड है, ए से चले बी, बी से चले ए, तो वर्क डन 0 हो जाता। ठीक है ना, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं किसी को मालूम है? और इलेक्ट्रिक, क्या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और एक फोर्स और आप लोग पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, स्प्रिंग फोर्स। एग्जांपल देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। और भी कई हो सकते हैं, अभी हम लोग मेथड समझेंगे कैसे देखना है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नहीं है। अगर आपको इस पर एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल लाना चाहिए, मतलब तीनों में से कर्ल लाना चाहिए। कर्ल का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा फिजिक्स से तो उसी ने सुना होगा। हालांकि पढ़ाया जाना चाहिए 11th-12th में, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है और उसका यूज सबसे ज्यादा इसी में पड़ता है। ठीक है, कंपटीशन में कंजर्वेटिव फोर्स से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। करने के तरीके और भी हैं, अगर आपको नहीं आता कर्ल तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम आप अपना फील कर देंगे। तो ये जो अभी हमने लिखाया इसका मतलब केवल यही है कि अगर आप पॉइंट ए पर हैं, ठीक है ना, और ये पॉइंट बी है, तो आप यहां से चाहे इस रास्ते पे जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, अगर फोर्स आपका कंजर्वेटिव है तो सबका वर्क डन क्या होगा, ठीक है ना, W1 = W2 = W3। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। 0 नहीं है क्योंकि बी से नहीं आ रहे हैं वापस, केवल ए से बी जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए क्या प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है? कोई कर सकता है प्रूफ? है किसी के दिमाग में कोई आइडिया कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कुछ तो दिमाग चलाओ यार, तुम लोग तो बिल्कुल कुछ ब्लैंक है बिल्कुल। हमको केवल ये दिखाना है, किसी भी फोर्स को आप अगर कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो एक तो तरीका भी बताएंगे कर्ल वाला, दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंट पाथ से उसको ले जाइए और ये चेक कर लीजिए कि वर्क डन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 पाथ से किसी से ले जाइए उसको, भाई किसी भी जगह जाने के कम से कम 2 रास्ते तो हो ही सकते हैं, आप दोनों रास्ते से ले जाइए और वर्क डन अगर सेम आ गया तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं आया तो इसका मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। कोई ऐसा डायग्राम आप बना के प्रूफ कर सकते हैं, किसी फोर्स को 2 जगह से ले जाइए, किसी
मास को दो जगह से ले जाइए और चेक करें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्तन क्या 0 आ रहा है या दोनों में सेम आ रहा है। कुछ कर सकते हैं ऐसा? आप मत करिए, हम करते हैं। चलिए इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए और इसको सी। ठीक है, ये आपका एंगल है थीटा। यहां पर एक मास m रखा है। ठीक है, दो रास्ते से इसको ले जाएंगे। एक बार ये लेंथ आपकी l है, ठीक है, एक बार इसको ले जाएंगे a से c, मतलब WAC। एक बार इसको ले जाएंगे a से b और फिर b से c, मतलब जाना हमको c तक ही है, लेकिन अब जो रास्ता होगा वो a से b और c होगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, AB प्लस BC। इसका वर्कडन निकाल सकते हैं। फोर्स ग्रेविटेशनल क्या होती है mg, इसका फोर्स निकाल लीजिए, इसका वर्कडन निकाल लीजिए और इसका वर्कडन निकाल लीजिए। देखिए क्या इक्वल आ रहा है। mg को रिजॉल्व करना आता होगा, बताया भी गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन देखना है आपको। जो बच्चे बाहर से आए थे, मुझे लगता है वो सब आज नहीं आए। आप सब लोग यहीं के अभी कुछ लोग बाहर से हैं, जो आज आए हैं, है ना, वही बाहर से हैं। कल से मुझे लगता है आप भी नहीं आएंगे। कल कई बच्चे पूछ रहे थे नीचे आओगे तो सर रहने खाने की व्यवस्था की गई है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भैया आए से इतना टाइम क्यों लग रहा है? कछुआ छाप तैयारी कर रहे हैं क्या? भिन्न भिन्न आ रहा है, भिन्न भिन्न। ये क्या निकाल रही है? ये एस कहां से आ गया? विस्थापन जो दिया है वो लोगों कि अपने आप से नहीं लोगे, दिया कुछ हो चाहे हम मानेंगे एस। इनका भैया भिन्न भिन्न आ रहा है। सेम सेम किसका आ रहा है? ये तो 0 होगा, BCC जाने के बाद और ACC जाने के बाद। आंसर बताओ कितना आया? ACC में कितना आया? MGL गलत, गलत, तेज बोले। MGL। अगर अभी तक भी आप मजाक में ले रहे हैं यहाँ की कोचिंग को जो चल रही है, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये मत सोचिए कि अगर हम फ्री में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग कोचिंग भी पढ़ाते हैं। कोचिंग में आपके ऐसे लोग आते हैं, पेमेंट देते हैं और ऐसे ही पढ़ाते हैं। भाई जो आदमी ऐसे पढ़ा रहा है वैसे ही तो पढ़ाएगा, समझ रहे हैं? ये थोड़ा ना कि आप कोचिंग में आएंगे तो हम कुछ और पढ़ा देंगे, यहाँ कुछ और पढ़ा देंगे। तो ये समझ जाइए कि पढ़ाई वही हो रही है। जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो बायो वाले सर नीट वालों को पढ़ा रहे हैं, तो हमको ही पढ़ाया जब हम पढ़ते थे। बात समझ रहे हैं? तो ये मत समझिए कि फ्री चल रहा है तो सब
टीचर भी सब ऐसे ही चले आ रहे हैं, ठीक है ना। यही आपको पैसा देके भी पढ़ाया जाएगा, यही आपको फ्री में भी पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सिंसियर हो जाए, सब बहुत बेसिक चीजें हैं ये, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अगर नहीं आता है तो पढ़ के आइए भैया। नीचे क्या लगेगा, mg, कई बार बताया है, इधर क्या जाता है mg cos थीटा और इधर क्या जाता है mg sin थीटा। ना समझ में आता हो तो रट लीजिए। सरफेस आपका ये है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा mg cos थीटा और इसके पैरेलल हमेशा रहेगा mg sin थीटा। रट लीजिए इस चीज को, जब भी इंक्लाइंड प्लेन मिलेगा आपको यही काम करना है हर जगह। तो ये क्या हो गया mg sin थीटा, ठीक है ना। क्या निकालना है, WAC। वर्ग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है mg sin थीटा। अब mg भूल जाइए, mg का काम खत्म, काम इसका पड़ेगा बाद में, अभी तो नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट इसको कितना करना है L, दोनों अपोजिट है भाई। फोर्स इधर लग रहा है, जाना इसको ऊपर है, तो क्या हो जाएगा माइनस mg L sin थीटा। ये हो गया WAC। अब आ जाइए WABC, WAB प्लस WBC, WAB क्या रहेगी। अब WAB का मतलब क्या है कि आपने मास को रख दिया यहां पर, यही तो मतलब है ना। इसको ले जा रहे हैं A से B, मतलब ये है आपका A और ये है B, ये रखा है मास। नीचे क्या लगेगा mg, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कुछ भी मान लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां होगा, फोर्स नीचे लग रहा है, एंगल कितना है 90, तो वर्क डन कितना होगा 0। अब आ जाइए B से C पर, मास यहां पर है, आपको इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। तो फोर्स तो अभी भी नीचे क्या लगेगा mg, आपको ये लेंथ चाहिए, ठीक है ना। आ जाइए इस इंक्लाइन पर, ये ऐसे बना हुआ है और ये L है, ठीक है ना। तो L का थीटा के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट क्या जाएगा L cos थीटा और परपेंडिकुलर क्या जाएगा L sin थीटा। L sin थीटा को इधर रख सकते हैं, उठाकर रख सकते हैं ना, बताया लेक्चर में। तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी L sin थीटा। फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, क्या जाएगा माइनस mg L sin थीटा। इक्वल आ रहे हैं दोनों। आप भी अपने मन का कोई बात दूसरा चूज कर लीजिएगा, पहले B से C देख लीजिएगा, फिर B से A और A से C देख लीजिएगा, नोट कर लेने करना हो पाएगा। एक छोटी सी हेडिंग दे दीजिएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें केवल ये लिख लीजिएगा द फोर्स व्हिच इज नॉट कंजर्वेटिव इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सीधी सी बात है, क्योंकि कंजर्वेटिव के सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, तो जो फॉलो नहीं होंगे वो किसके लिए हो गए नॉन कंजर्वेटिव के लिए। मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे तो नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। क्लोज पाथ में जीरो ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। एग्जांपल है उसका सबसे बेस्ट फ्रिक्शन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, अवकलन और समाकलन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम किसी ने सुना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हिंदी क्या होती है उसकी, आंशिक अवकलन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल शब्द कहां से आया भैया, पार्शियलिटी से, मतलब पक्षपात, भेदभाव। तो डिफरेंशिएशन में भी जब आप कुछ भेदभाव, पक्षपात, पार्शियलिटी करेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। डिफरेंशिएशन का सबसे आसान पार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आधा काम तो पहले खत्म हो जाता है। मान लीजिए मैं वो बता रहा हूं कि किसी फोर्स को कैसे चेक करें कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो कोई वेक्टर फोर्स दिया होगा Fx i कैप, Fy j कैप प्लस Fz k कैप, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, देखिए x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, z लिख लीजिए।
ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है ना। पार्शियल नॉर्मल डिफरेंशिएशन के लिए क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, और पार्शियल के लिए बनाते हैं डेल, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, ठीक है ना। देखिए डेल एफ एक्स, ऊपर अगर x लिया है तो नीचे क्या लेंगे y, x के बाद y, इसका रिवर्स कर दीजिए, इसी का रिवर्स कर दीजिए, मतलब अब डेल एफ वाई ऊपर हो जाएगा और डेल एक्स नीचे हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1, ठीक है ना। एक्स वाई ले लिया, आगे बढ़िए वाई जेड पे, एक बार में एक ही कॉम्बो तो ले सकते हैं, आगे बढ़िए वाई जेड में, तो क्या हो जाएगा डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ जेड बाई डेल वाई, सही है ना। नंबर 3 एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, क्या बचा जेड एक्स, तो डेल एफ जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल जेड। किसी भी फोर्स, अगर आपको कोई भी फोर्स दिया है उसके लिए आपको ये 3 इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। ये बेसिकली हम लोग कर्ल ही निकाल रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कर्ल निकालने का तरीका यही है, ठीक है ना। तो आपको ये 3 चीजें निकालनी है। ऐसा नहीं है कि 2 इक्वल हो, एक इक्वल नहीं होगा तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, तीनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों भी, ये दोनों भी और ये दोनों भी। कोई 2 इक्वल आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा तो भी नॉन कंजर्वेटिव, एक इक्वल है 2 नहीं है तो भी नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया है f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आपसे पूछा है बताइए कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, चेक करिए, निकालिए ये तीनों चीजें। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल जिनको नहीं आता है वो ये समझ लें, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको दिया है d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, तो इसको आप कैसे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से। लेकिन अगर यहां पर ये लिखा हो डेल बाई डेल एक्स एक्स इंटू वाई, तो जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब x को केवल और केवल मतलब x से है, उसके लिए दुनिया की हर चीज कांस्टेंट है, जो कुछ भी x के साथ लिखा है सब कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लेते हैं, तो यहां पर y बाहर आ जाएगा, डेल x बाई डेल x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 और y आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो पार्शियल का मतलब ये जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब केवल और केवल उसी से है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। जो कांस्टेंट है वो तो है ही है, जैसे 2 3 4 नंबर जो लिखे हैं वो तो कांस्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन जो भी क्वांटिटीज और लिखी हुई हैं x y z, जो भी a b c कुछ भी लिखा है, आपको ये नहीं सोचना कि ये वेरिएबल है या ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। उसको तुरंत बाहर निकालिए। तो जरा चेक करिए इसके लिए, आ गया। ये देख के, आंखों से देख के जब फॉर्मूले सामने लिखे तो ये तो इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए यार, कर क्या रहे हो। fx की वैल्यू कितनी है x, fy की वैल्यू कितनी है y, और fz है ही नहीं तो उसको 0 मान लीजिए। तो दो तो पहले यार देखो 0 हो जाते हैं, जिसमें डेल fz आ रहा है थर्ड में और सेकंड में, वो तो पहले ही खत्म हो गया, जब fz है ही नहीं तो केवल एक ही तो चेक करना है भैया, fz 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा ना, तो केवल एक ही बचा जिसमें x y है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसको चेक करिए।
आपके पास कॉपी पेन नहीं है क्या? लिख नहीं आप, हो गया क्या आपका? हो गया? कंजर्वेटिव है? दिमाग में चल रहा है क्या आपका कैलकुलेशन? तुम्हारा है? क्यों? जीरो। जीरो मतलब क्या जीरो? मतलब दोनों बराबर है ना, और लास्ट के दो और तीसरा पॉइंट तो बराबर हो ही जाएगा, उनका भी जीरो जीरो ही आएगा, यानी कि तीनों इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो फोर्स दिया है वो क्या है? कंजर्वेटिव। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन घुमाता कैसे है, आपको देगा फोर्स, ठीक है ना, फोर्स देगा, फिर आपसे पूछेगा वर्क डन बताइए, कुछ दुनिया के आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि 2 से 3 ले जा रहा है, 3 से 4 ले जा रहा है, इस तरह देता था अभी। तो पहला काम आपका ये कि आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि फोर्स कहीं कंजर्वेटिव तो नहीं है भाई। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ऑप्शन सीधे जीरो, अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो निकालने की बात आएगी, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन ऐसा ही दे जाता है कि फोर्स कंजर्वेटिव हो। गलती कहां होती है कि आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, तो गलत कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में जीरो है और फोर्स दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप ये चेक कर लें कि फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं है कहीं। ना इसी फोर्स, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कहता है F is equal to xi cap plus yj cap and the particle displaces from 2,3 to 4,5, तो आप निकालने चलेंगे F dot dr, आपको दो तीन ऑप्शन दिए होगा, लेकिन सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं है, कितनी ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा ना मिले भाई। निकालने के आप उस तरह तो भी जीरो आएगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आंसर तो जीरो आना ही आना है, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कंजर्वेटिव अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे जिस तरह करते हैं तो भी जीरो ही आना है, सबका आना है जीरो। जेड वाला टर्म तो पहले खत्म हो जाएगा क्योंकि एफ जेड जीरो है, बचा आपके पास केवल ये डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, यानी कि डेल एफ एक्स कितना है एक्स, हमने पहले बताया था कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को छोड़कर सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। डेल एफ वाई कितना है? डेल y बाई डेल x, x के लिए केवल x क्या है? वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आ गया? जीरो। मतलब ये इज इक्वल टू दिस, सो फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा अच्छा। देखिए फोर्स F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2i j कैप a force F is equal to I cap plus 2i j cap acts on a body and follows the path as shown in figure। ठीक है, फोर्स आपको ये दिया है, पाथ आपको ये दिया है ABCD, ठीक है ना। ABCD मतलब यहां से जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां आना है, ठीक है ना। पाथ जो है वो क्या है? ABCDA, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है द वर्क डन इज ऑप्शन A 2A, ऑप्शन B -2A, ऑप्शन C 0, ऑप्शन D A/2। देखिए निकालने का तरीका समझिए। फोर्स आपको दिया है, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, पहले आप क्या निकालेंगे? WAB, फिर आप निकालेंगे WBC, फिर आप निकालेंगे WCD, फिर आप निकालेंगे WDA। सबके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है,
इसमें लिमिट कहां से कहां लगेगी, x की लिमिट 0 से a, y की लिमिट 0 से 0, ठीक है ना। तो जब 0 से 0 लिमिट हो गई तो गेम खत्म। इसके लिए आप क्या करेंगे, x की लिमिट a से a और y की लिमिट 0 से a। देखिए दोनों तरीके से बता रहा हूं, समझिएगा। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है तो 0 आएगा इंटीग्रेशन। ये वही बात हो गई कि दोनों 0 है, 0 भी तो क्या है, इक्वल ही है ना दोनों। तो सीधे सीधे समझ लो। पहली बात तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है, इसको निकाल लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर कंजर्वेटिव निकालना नहीं आता है, थोड़ा दिमाग चलता है, तो आप यहीं से समझ जाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से a, ठीक है ना। फिर इसकी लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 0, तो इसका एक टर्म खत्म और इसके लिए कुछ आंसर आएगा जो कि 0 से a लिमिट का आंसर होगा। फोर्स तो सबके लिए कॉमन है ना, इसमें आ जाइए। a से a करेंगे तो खत्म, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, 0 से a, तो एक आंसर आएगा, ठीक है ना। यहां पर भी आंसर कहां से कहां आ रहा था, 0 से, इसका भी आंसर 0 से a। अभी चले थे आप ऐसे और अभी चले आप ऐसे। इसके लिए देखिए a से 0, 0 से जा रहे थे ना, अब कहां से कहां जा रहे हैं, a से 0, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और दूसरा a से a है तो अपने आप 0 हो गया। इस तरह इसमें आ जाइए, 0 से 0 बात ही खत्म, और a से 0 यहां गए थे 0 से, वहां गए a से 0, तो ये इसको खत्म कर देगा। वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। और नहीं समझ में आ रहा तो इसको चेक करिए। पहली बात तो ये कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, करिए। del fx by del y is equal del fy by del x करके सॉल्व करिए। z तो यहां पर भी नहीं है तो तीसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। सबका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If force F is equal to x square I cap plus y j cap. If force F is equal to x square I cap. If force F is equal to x square I cap plus y j cap. X on a body and follows the path A to B, then work done is कोऑर्डिनेट्स आपको दिए नहीं तो वर्क डन क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपसे रिलेशन दिए हुए हैं। क्या दोनों का वर्क डन इक्वल होगा या इक्वल होने के बाद 0 होगा, दोनों ऑप्शन वैसे मेरे समझ से एक ही होगा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तीसरे में बड़ा होगा या चौथे में छोटा होगा। वैसे ऑप्शन इसके ये थे कि W1 is equal to W2 या W1 is not equal to W2, तो ऑप्शन ये आ रहा होगा क्योंकि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। एक चीज आप लोगों ने नोटिस कर ली होगी अभी तक कि अगर आई कैप में x के अलावा कोई टर्म नहीं लिखा है तो ये 0 हो ही जाना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बार बार y के रिस्पेक्ट में। अगर j कैप वाले में y के अलावा कुछ नहीं लिखा है तो इसको 0 हो ही जाना है। देखो मेन चीज समझो, आई कैप वाले में y का टर्म ना आए, y कैप वाले में j कैप वाले में x का टर्म ना आए, तो ये 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर केवल 2 दिए हैं, अगर 3 दिए तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 2 दिए हैं तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें देख लीजिए
भाई पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? y के रिस्पेक्ट में। y यहाँ है नहीं तो 0 हो जाना है। इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, x यहाँ है नहीं तो 0 हो जाना है। इसीलिए ये क्वेश्चन देख कर हो जाते हैं, ठीक है ना। इनके लिए अगर आप पेन चला रहे हैं तो आप दूसरे जो क्वेश्चन आपको करने हैं उनका आप टाइम खराब कर रहे हैं, और टाइम खराब करेंगे तो पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर लें। तो यही सब पॉइंट है। बार बार आपको डेल एफ एक्स लिखेंगे रफ कॉपी में और बार बार उसको डेल एफ एक्स बाई डेल वाई करेंगे, ये सब मत करिए, ठीक है ना। कुछ क्रोनोलॉजी बनाइए दिमाग में कि कैसे क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन में वही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए वर्क का काम लगभग खत्म। आ जाते हैं एनर्जी पे। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो सब लोग जानते हैं, वही होती है डिसिपिटी। आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े भी कुछ आपके भ्रम होंगे, उनको भी दूर कर देते हैं। हालांकि फ्री में इतनी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी दो तरह की देखते हैं। चलिए, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उन सबसे पहले ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। चलिए, बहुत आप लोगों ने नाम सुना है इसका, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने कई जगह पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल में तो पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाते हैं तब भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होती है? सर, जो एनर्जी बॉडी में कंजर्व रहती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, कहानी में बताइए। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एमजी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? mgh केवल ग्रेविटेशनल के लिए। मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बताइए। वो तो क्लास 6 के बच्चे को ही मालूम है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है। बॉडी में जो बात है वो इसको हो जाए, जो बात कर रहा 10% सही। किसी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर दिया गया उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। 11% सही। -11%। और कोई -100 तक जाओ तो मैं बताऊं। इतना गलत बता दो कि न्यूटन और आइंस्टीन की आत्मा तरफ नहीं लगे हुए है वहां पर। बोलो भाई। आपको तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बताइए। वो तो बाद में देखेंगे कि क्या होती है। बिना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला थोड़ा निकल आएगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद उसमें ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल के लिए आएगी, स्प्रिंग का लगाएंगे तो स्प्रिंग के लिए आएगी। हाँ बिल्कुल। जैसे कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, अरे फिर शुरू कहानी। हाँ बोल लो नहीं कहोगे बोलने नहीं। जैसे गति में लाना है तो गति में लाने के लिए जितनी उसकी एनर्जी और फैक्टर पड़ेगी वो पोटेंशियल बोलो भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अनंत से जाओ भैया। अनंत का मतलब फाइनाइट। हाँ ये आप कहाँ लेके आना है बताओ। ठीक है। 11% था तुम्हारा, तो वही है अभी भी। आप दो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। 11 वाले को कोई नहीं पढ़ा, ठीक है ना।
उसको दूसरे शब्द से भी कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना। पहली चीज तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी कभी आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये, ठीक है ना। क्या डिफाइन करेंगे हम? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अपनी उस कमी को छुपाने के लिए हम अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं। ठीक है ना। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो मान लेते हैं और किसी पॉइंट की एनर्जी जो निकल के आती है वो मान लेते हैं, तो उस पॉइंट की एनर्जी मिल गई। लेकिन बेसिकली आपने शुरू कहां से किया था? आपने शुरू में दोनों एनर्जी दी थी, इनफाइनाइट की भी और पॉइंट की भी। तो आपने डिफाइन यही किया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। लेकिन फिर आपने उसको जीरो मान लिया। हालांकि कोई गया नहीं है इनफाइनाइट में, लेकिन मान लेते हैं कि इनफाइनाइट में सब कुछ क्या है, जो एनर्जी है, जो हमको नहीं आ रहा वो सब जीरो मान लेते हैं। तो हम हमेशा डिफाइन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे कोई डेफिनेशन बता रहे हैं तो वो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। तो आप डिफाइन करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। ठीक है ना। अब डिफाइन कैसे करेंगे? जहां पर आप बोलते हैं किया गया कार्य, ठीक है ना, तो वहां पर उसको अपने को करेक्ट करिए। किया गया कार्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपने देखा कार्य दो तरह के बल कर रहे थे। एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा था, एक कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा था। तो हमको वो फोर्स लेना है जो कंजर्वेटिव है। ठीक है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC, और एक लगाइए माइनस। क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो हो गई इतनी बात। दूसरी चीज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। आप लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते चले आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। वो चीज भी आधी सही आधी गलत है। वो भी कभी और कभी सही होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो कोई एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो बात को समझ रहे हैं। तो अब इसको आप फॉर्मूले में ब्रेक करते चले जाइए, आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। WC क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से किया गया कार्य, ये किसके लिए हो गया? 3 डायमेंशन के लिए। एक डायमेंशन के लिए मानना है तो मान लीजिए fx dx, कुछ भी मान लीजिए। जिस तरह क्वेश्चन दिया होगा, 1 डायमेंशन में दिया होगा तो 1 डायमेंशन लगाएंगे, 3 डायमेंशन में दिया होगा तो 3 डायमेंशन लगाएंगे। जैसा भी होगा वैसा करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी के आगे लिखिए। अब ये चीजें मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैंने बोला कि हम इसके लिए नहीं डिफाइन कर सकते। ये सब जितना जिसके दिमाग में है वो उतना अपना स्टोर कर ले। आप सीधे लिखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखिएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस तो आया, माइनस में ही डिफाइन है। माइनस में ही डिफाइन है। डेफिनेशन ही यही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस WC। फोर्स हमेशा कौन सा होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इसीलिए हमने बात की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे किसी फोर्स की बात नहीं करेंगे जो कैसा हो? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन हो सकती। ठीक है। अब निकालिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए उसको छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन करिए। देखिए इफ Fc is equal to 2x, if Fc is equal to 2x, if Fc is equal to 2x, x दिया है मतलब 1 डायमेंशन की बात कर रहा है। ठीक है ना। and
U, कैपिटल U एनर्जी के लिए एट x इज इक्वल टू 1 एंड U at x is equal to 1 is 10 joule. Find U at x is equal to 2. Find U at x is equal to 2. एक आपको फोर्स दिया है, Fc का मतलब कंजर्वेटिव है, ठीक है ना, आपको बता दिया है कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। आपसे कह रहा है कि x is equal to 1 पे एनर्जी जो है वो 10 जूल है, तो x is equal to 2 पे कितनी एनर्जी होगी? फॉर्मूला भी अभी लिखा था आपके सामने, फॉर्मूला लगाइए, इंटीग्रेट करिए, आंसर निकालिए। सही। माइनस प्लस में देखिए नहीं गलत कर रहे हैं मुझे आपको, लिमिट में याद रखिए लिमिट कैसे लगानी है, फॉर्मूले में एक माइनस है उसको भी याद रखें। सेवन जूल और किसी का आया? Yes, sir. आ गया? इसको बताओ भाई, इसका 4 जूल आ रहा है। फोर्स कितना दिया है? 2x। क्या निकालना है? तो क्या हो जाएगा, देखिए UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहां से कहां, 1 से 2 fx dx, ठीक है। U फाइनल निकालना है, U इनिशियल दिया है 10 माइनस 1 से 2 fx कितना है 2x dx, तो UF माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 को बाहर लीजिए x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से 2 माइनस 2, चलिए लिमिट रखिए 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, सही है। इस 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया माइनस 3, सही है ना। UF माइनस 10, माइनस 10 वहां जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 10, तो 10 माइनस 3 UF इज इक्वल टू 7 जूल। नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखिए Fc इज इक्वल टू, मतलब फोर्स दिया आपको, Fc इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा दिया करें जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो।
FC is equal to 3I cap plus 4J cap and U 0,1 is 10 joule. U 0,1 is 10 joule. Find U 2,3. इस बार 2D में लेके आया आपको. फोर्स था 3I 4J. 3I कैप प्लस 4J कैप U 0,1 कितना दिया है 10 जूल. कितना पूछ रहा है U 2,3. मतलब इनिशियली एनर्जी 10 जूल है, फाइनल में पूछ रहा है. और सर क्या हाल है? बताइए नीट के बच्चे कितने हैं यहाँ पे ग्रुप में? आप सभी लोग जुड़ गए हैं? कल कमेंट कौन कर रहा था इनमें से? आप लोग अगर ग्रुप में कमेंट करोगे तो सबको ग्रुप में ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना? इसलिए अनावश्यक का ग्रुप में कोई भी कमेंट नहीं करेगा. आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, ये आपके ऊपर मैं आपको सभी को कह रहा हूँ, किसी भी ग्रुप में कोई अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं, जैसे हमने केवल कर दिया है एडमिन के लिए, वैसे सभी को सभी ग्रुप में केवल एडमिन करना है. इसलिए ध्यान रखिए सभी हो. आया नहीं आंसर? और किसी का आ रहा है? कितना है अभी आंसर? और किसी का रिपीट हो रहा है? 24 भैया और किसी का आ रहा है? 28, 24 दोनों गलत है. -4 सही है. जिनका गलत आ रहा है वो फिर से ट्राई करें कहाँ गलती हुई. -4 is the correct answer. आ गया सबका? आगे बढ़े कि सॉल्व करना ऐसे भी भैया हो जाएगा ना? fx और fy में डिवाइड कर लेना इसे.
ठीक है ना? या तो एक साथ कर लो, उससे तो अच्छा कोई चीज ही नहीं है, नहीं कर पा रहे तो अलग अलग कर लेना, ठीक है ना? x की लिमिट आपको कहां से कहां दी है? 0 से 2, y की लिमिट दी है 1 से 3, ठीक है ना? सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा -4 आंसर आ रहा है। अब देख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है। मैकेनिकल एनर्जी की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी उसी में आ जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कल पढ़ाई थी, डेल्टा K = W, ठीक है ना? डेल्टा U आपको अभी अभी पढ़ाया -WC। अब देखो ये वाले जो थ्योरम है वो सब फोर्सेस सब वर्क के लिए डिफाइन है, सब कोई फोर्स ले सकते हैं आप। इसकी कंडीशन ये है कि कंजर्वेटिव के लिए है, ठीक है ना? प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? अब इसको अगर ऐड करना है तो इसको भी मान लेंगे कि ये किसके लिए है, कंजर्वेटिव के लिए। जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, और आपके पास आएगा क्या, डेल्टा K + डेल्टा U = 0। डेल्टा को कॉमन लीजिए, K + U = 0। किसी चीज का डेल्टा 0 है, डेल्टा क्या बताता है, चेंज। मतलब किसी चीज में ये K + U एक कोई सिंगल क्वांटिटी है, उसका चेंज 0 है। तो जब चेंज 0 है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो ये चेंज अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है ना? इसको और क्या लिख सकते हैं, Ki + Ui = Kf + Uf। तो हम लोग को ये तो पढ़ा दिया जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कब कंजर्व रहेगी। केवल और केवल तभी कंजर्व रहेगी जब आपका कौन सा फोर्स हो, कंजर्वेटिव। उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या होगा, WC का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना? तो जब आप कंजर्वेटिव लेंगे तभी ये चीज आएगी। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है ना? ये इसका प्रूफ था, 2 लाइन का था इसलिए बता दिया। चलिए आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब लोग जानते हैं mgh, ठीक है ना? हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GTE। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, U = mgh। इसका डेरिवेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, उससे मतलब नहीं है। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h वो है जिस हाइट पर आप उसको ले गए हैं, ठीक है ना? अच्छा नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद U = mgh लिखने के बाद नीचे लिखिए, if an object raised to height h, if an object raised to height h and then released, कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट तक उठाया, रेस्ट किया और छोड़ दिया, ठीक है ना? ये कहना चाह रहा है अभी तक। then by conservation of mechanical energy, mgh = ½ mv²। m से m कैंसिल कर दीजिए, v = √2gh। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना? कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पे आ जाता है। ये फॉर्मूला कहां से आया है, कह रहा है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? तो हमने क्या लिख दिया, mgh, और हमने क्या लिख दिया, mv²। थोड़ा सा इसको अगर समझे डिटेल में तो ये समझिए, ये mgh का मतलब जान में क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे? आपने किसी को h हाइट तक उठाया, तब उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh, ठीक है ना? फिर जब वो नीचे आ गया, केवल अभी एक बार में एक एनर्जी देखिए, पहले आपने किसी को इस तक उठाया तो mgh हो गई उसके पास, फिर आपने उसको छोड़ दिया, वो जमीन पे आ गया तो क्या हो गई, 0।
तो mgh माइनस 0 क्या हो गया mgh, ठीक है ना। जब आपने उसको उठा रहे थे आप, ठीक है ना, जब आपने उसको उठा के ऐसे रखा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, और आपने उसको छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हाफ mv स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस आ गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों क्या कर दिया इक्वल, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू 2gh। फिर नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये mgh आप का डेरिवेशन आप कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं, और डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स कितने लोग जानते हैं? स्प्रिंग फोर्स कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? अरे यार तुम लोग से पूछो ग्रेविटेशन जानते हैं तो कहेंगे हाँ, पूछो क्या? गुरुत्वाकर्षण। भैया हिंदी नहीं पूछी जा रही, किसी का ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं, कुछ तो बताइए उसके बारे में। F स्प्रिंग क्या होता है? माइनस के एक्स, एक्स क्या है? एक्स क्या है? मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, इससे एक मास m कनेक्ट है, ठीक है। आपने इस स्प्रिंग को, ये माइनस कहां से आता है ये समझ लीजिए, आपने इस स्प्रिंग को क्या किया, पुल किया इधर, और इस मास को डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन होती है इस तरफ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसलिए क्या आ रहा है माइनस। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? U इज इक्वल टू माइनस Fs dx, क्योंकि केवल x का टर्म है, रख दीजिए फोर्स की वैल्यू। अच्छा, लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? पहले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, फिर कितना हो गया x, तो 0 से x माइनस 0 से x माइनस kx dx। ये माइनस तो इसका है ना, और ये माइनस इसका था, ठीक है ना। तो माइनस माइनस तो खत्म, के बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से x, लिमिट रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ kx स्क्वायर, ये आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये केवल u क्यों लिखा है भैया? क्योंकि पहले स्ट्रेच करने से पहले उसकी एनर्जी क्या थी? 0, ठीक है ना, इसलिए यहां पर केवल u ले लिया है। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ kx स्क्वायर, याद होना चाहिए। इसी तरह लिखिए फिर से, if the block of mass m, if the block of mass m extended to length x, extended to length x and then released then by conservation of mechanical energy, क्या हो जाएगा? हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी ना, हाफ से हाफ कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, रूट k बाई m इंटू x, यही तो आएगा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं लास्ट अपने टॉपिक पर, जो है पावर। वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, अब पढ़ेंगे पावर। हटा दें,
पावर क्या होता है भैया? पावर वही होता है जो खुद को आता है, ठीक है ना? वर्क बाई टाइम, ठीक है ना? रेट ऑफ वर्क, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो किसी ने गलत बताया हो हम उसको सही करें या किसी ने सही बताया हो उसको गलत करें, ठीक है ना? बस पावर दो तरह की होती है, एक एवरेज पावर और एक इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब जहां दिया है समझ लीजिए क्या करना है, डिफरेंशिएट। एवरेज पावर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बाई T। अगर P इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो dW बाई dt, ठीक है ना? W का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वेक्टर में F डॉट R, ठीक है ना? अब फोर्स तो कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा F। अब ये डॉट प्रोडक्ट का जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा भैया वो याद रखेगा, डॉट डॉट ही जगह रहता है, ठीक है ना? तो F बाहर आएगा साथ में डॉट लेके आएगा और बचेगा केवल dr बाई dt और ये हो जाएगा F डॉट v। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना? v क्या है? वेलोसिटी। यूनिट आपको मालूम है पावर की क्या होती है? वॉट। और भी कई तरह की यूनिट होती है, वॉट सफिशिएंट है। डायमेंशन निकाल सकते हैं, mn स्क्वायर t माइनस 3। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। शेड्यूल जिसके पास आ जाता हो भैया, जो पढ़ाया जाना हो कल वो पढ़ के आए एक बार, जितना पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है? देखिए क्वेश्चन, देखिए एन एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब भैया लिफ्ट होती है, एन एलिवेटर वो एस्केलेटर होता है। एन एलिवेटर, एलिवेट मतलब उठाना, एलिवेट का मतलब उठाना और उठाता आपको लिफ्ट है, ठीक है ना? एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ, एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, 1800 kg। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एलिवेटर प्लस पैसेंजर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एलिवेटर प्लस पैसेंजर। मतलब एक लिफ्ट है, जैसे लिफ्ट में आप अगर कभी गए होंगे तो उसमें लिखा रहता है मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वही चीज बता रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कितनी है, 1800 kg। मतलब उससे ऊपर आप रखेंगे तो काम नहीं करेगी, ठीक है ना? मैक्सिमम पावर उसकी आपको मैक्सिमम कैपेसिटी बता दी गई कि लिफ्ट का भी वेट मिलाकर और आदमी जो चढ़ने वाले उनका वेट बताकर कितना ये एलिवेट कर सकता है, ठीक है ना? ब्रैकेट में लिखिए एलिवेटर प्लस पैसेंजर, ब्रैकेट क्लोज, इज मूविंग अप, इज मूविंग अप with velocity 2 meter per second, moving up with velocity 2 meter per second. The frictional force opposing the motion, the frictional force opposing the motion is 4000 Newton, is 4000 Newton. Determine the minimum power, determine the minimum power delivered by the motor, delivered by motor to elevator, delivered by motor टू एलिवेटर। कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1800 kg है, उतना लोड वो उठा सकती है, ठीक है ना? कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ठीक है ना? अब सीधी सी बात है, मशीन काम कर रही है तो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, तो कह रहा है कि जो फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज कर रहा है वो 4000 न्यूटन है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम पावर आप वो बताइए जो मोटर किसको देगी, एलिवेटर को। एलिवेटर कैसे चलेगा, मोटर से ही चलेगा, जिससे कि वो ये लोड उठाकर ऊपर आसानी से ले जा सके, ठीक है ना? तो वो आपको पावर निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है? एक लिफ्ट है वो इतना लोड उठा सकती है,
जब वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तब फ्रिक्शन का फोर्स 4000 न्यूटन का उसके मोशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, मोशन का अपोज करना, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन का क्या करना, अपोज। तो वो कह रहा है कि मोटर जो है एलिवेटर को कितना पावर दे, क्यों एलिवेटर ऊपर चला जाए, तो वो आपको पावर निकालनी है जो मोटर एलिवेटर को देगी। थर्टी नहीं, सही है। ये मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, इसका मास m है और m आपको दिया है 1800 kg। कह रहा है ये लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और एक फ्रिक्शन का फोर्स है जो इस मोशन का क्या कर रहा है, अपोज, ठीक है ना। तो पहली बात तो इस पर एक नीचे की फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg, और नीचे एक फोर्स और लग रहा है, वो क्या है, Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। दो फोर्स लग रहे हैं, इस मोशन का क्या कर रहे हैं, वो अपोज। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको इन दोनों फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब इतना फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिल जाना चाहिए जिससे आप ये दोनों फोर्स को हटा सकें, क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, आप जाना ऊपर की तरफ चाहते हैं, तो कम से कम इतना जो फोर्स है, कितना, mg प्लस Fk, ये आपको हटाना पड़ेगा। यानी कि इतना फोर्स कम से कम ऊपर लगे, कम से कम, मिनिमम पावर पूछा है ना आपसे, मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना वो मोटर उस एलिवेटर को दे जिससे कि लिफ्ट ऊपर जा सके। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, m कितना है 1800, 10 से मल्टीप्लाई करिए, Fk आपको 4000 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 22000। मतलब ये किसकी वैल्यू आई है, उस फोर्स की वैल्यू आई जो कम से कम है इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, पावर, तो Fv कर दीजिए, F कितना है 22000, वेलोसिटी 2 है, कितना आ जाएगा 44000, यानी कि 44 किलो वॉट। ये Fv था, F डॉट v, Fv cos थीटा, ठीक है ना। रटिए मत, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, क्यों केवल Fv लिखा है। फोर्स अब आप कहाँ लगाएंगे, ऊपर, ये जा कहाँ रहा है, ऊपर, तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, यानी कि एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए क्या आ गया Fv, ठीक है ना। मतलब इतनी पावर कम से कम मोटर दे एलिवेटर को जिससे कि वो इतना लोड उठाकर ले जा सके, कब, जब 4000 न्यूटन का एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप कितना भी दे सकते हैं। ये चैप्टर भैया हुआ खत्म, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्या है शायद, हाँ, कोलिजन वाला कुछ ऐसा कुछ टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस तरह का होगा कुछ।